वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज जिस मूवी के बारे में हम बात करने वाले हैं वो 2018 में आई हुई तेलुगु मूवी यू टर्न के बारे में है। ये एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है और अपने नाम की तरह ये मूवी पूरी तरह से सस्पेंस और ट्विस्ट से भरी हुई है। तो कहानी की शुरुआत में हम अपनी मेन लीड रचना को अपनी माँ को बस स्टॉप पे छोड़ने जाते देखते हैं। उनके बीच बहुत सी बातें हो रही होती हैं और उसके बाद रचना अपनी माँ को बस स्टॉप पे छोड़कर अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। रचना एक बड़ी न्यूज़पेपर कंपनी में काम करती है। ऑफिस पहुंचने के बाद रचना अपनी दोस्त से कुछ बातें करती है और फिर अपने काम में लग जाती है। अब अगले सीन में हम एक आदमी को एक रास्ते से गुजरता देखते हैं। रास्ते पे जाते हुए उस आदमी को अचानक एक फोन कॉल आता है जिसे वो अटेंड करता है और हमें पता चलता है कि वो किसी पॉलिटिकल लीडर का सीए है और हमें ये भी पता चलता है कि कोई काम है जो वो अधूरा छोड़ आया है और उसे पूरा करने के लिए उसको वापस जाना पड़ता है। वहाँ समय बचाने के लिए वो वहीं से यू टर्न लेने की सोचता है और वहाँ पड़े रोड ब्लॉक्स को हटाकर उधर से अपनी बाइक को मोड़ के यू टर्न ले लेता है। वो तो वहाँ से चला जाता है। ये सब करता उसको वहीं पे रह रहा एक पौना भिखारी देख लेता है। वो अपने पास उस बाइक का नंबर नोट करके रख लेता है। अब वो यू टर्न लेने वाला आदमी अपने घर पहुंच जाता है। घर पहुंचने पर हम देखते हैं कि उसकी बीवी उससे किसी बात को लेकर नाराज है। उसकी पत्नी की नाराजगी की वजह यह है कि वो भी काम पर जाना चाहती है, लेकिन उसका पति उसकी सारी बातों को नज़रअंदाज कर देता है, जिस बात का उसे बहुत दुख होता है। वहीं दूसरी तरफ वो आदमी सोने के लिए जा रहा होता है, तभी उसको अपने बेटे की स्लेट दिखती है जिसपे उसको एक यू का निशान दिख रहा होता है। वो उसको रखता है और सोने चला जाता है। फिर आधी रात को हम देखते हैं कि उसकी पत्नी उसके बच्चे को लेकर कहीं जा रही है। बिना आवाज़ किए अपना सारा सामान लेकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि उसकी पत्नी के जाने के बाद कोई चीज उस आदमी की तरफ तेजी से बढ़ रही है और फिर सुबह हो जाती है। अब हम यहाँ रचना को देखते हैं जो कि आज बहुत खुश लग रही है। वो अपनी दोस्त से बातें कर रही होती है और उसकी दोस्त उसे अपनी फेवरेट लाल ड्रेस पहनने के लिए कहती है। रचना अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है और रास्ते में उसे आर के पुरम फ्लाईओवर पे ये रोड ब्लॉक्स दिखते हैं जो उस आदमी ने अपनी जल्दी के लिए वहां से हटा दिए थे। वो उन्हें लगाती है और उसके बाद रोड की दूसरी तरफ उसी बोने भिखारी के पास जाती है और जाकर उस आदमी के बाइक का नंबर ले लेती है जिसने रोड ब्लॉक्स को हटाया है। ऑफिस पहुंचने के बाद रचना अपने किसी जान पहचान वाले की मदद से उस बाइक वाले इंसान का पता लगाने की कोशिश करती है। इसके बाद रचना अपने एक दोस्त के पास जाती है और उससे कॉफी के लिए पूछती है, जिस पे वो मान जाते हैं और कॉफी के लिए कैफेटेरिया में चले जाते हैं। वो दोनों बातें कर रहे होते हैं और उनका दोस्त आदित्य रचना से पूछता है कि क्या हम साथ में मूवी देखने चल सकते हैं, जिस पे रचना मान जाती है। अब रचना वापस अपने काम पे लग जाती है और तभी उसे उस आदमी का फोन आता है। उसे रोड ब्लॉक हटाने वाले आदमी की एड्रेस और डिटेल्स देने वाला था। सारी डिटेल्स लिख लेती है और उस आदमी से मिलने पहुंच जाती है जिसने रोड ब्लॉक्स हटाए थे। वहां पहुंचने के बाद रचना उसके घर का डोर बेल बजाती है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। जवाब ना मिलने पर वो वहां से चली जाती है। अब वो अपने दोस्त आदित्य के साथ मूवी देखने पहुंच जाती है। मूवी के दौरान उसे एक कॉल भी आता है जिसे वो अटेंड नहीं कर पाती। मूवी खत्म होने के बाद आदित्य उसे उसके घर छोड़ने जाता है और उसे घर छोड़ के उसे कल मिलने के लिए कहकर वहां से निकल जाता है। आदित्य के जाने के बाद ही एक पुलिस की गाड़ी पहुंचती है जो रचना की ही तलाश में होती है। पूछताछ के बाद जब उन्हें पता लगता है कि वही रचना है तो वो उसे अपने साथ पुलिस स्टेशन चलने के लिए कहते हैं। अब वो रचना को गाड़ी में बिठाते हैं और वहां से ले जाते हैं। इसी बीच आदित्य उससे फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो रचना का फोन ले लेते हैं। स्टेशन में हम उसी आदमी की पत्नी को बैठा देखते हैं जिसने रोड ब्लॉक्स हटाए थे। पूछताछ के दौरान वो ये भी बताती है कि कैसे वो एक रात पहले अपने पति का घर छोड़कर गई थी और अब शक की सुई रचना पर आ गई है।
पुलिस रचना से पूछताछ करती है कि वो उस आदमी से क्यों मिलने गई थी, जिस पर रचना उन्हें बताती है कि कैसे आरकेपुरम फ्लाईओवर पे अक्सर लोग उन रोड ब्लॉक्स को हटा देते हैं और वहाँ हर पल एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। वो आदमी भी उन्हीं लोगों में से एक था, इसीलिए वो उनसे मिलने गई थी। जिसको रचना की ये सारी बातें बेबुनियादी लगती है और उसी बीच उन्हें एक कॉल आता है क्योंकि जिस आदमी की मौत हुई है वो एक पॉलिटिकल लीडर का सीए होता है। पुलिस को उस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए कहा जाता है। अब वो रचना को रिमांड होम भेजने की बात करते हैं, जिसको सुनकर रचना वहीं के एक ऑफिसर को बताती है कि वो बेकसूर है और वो अपनी उस डायरी के बारे में भी बताती है जिसमें वो उन सभी लोगों के नाम लिखती है जिन्होंने आरकेपुरम फ्लाईओवर से उन रोड ब्लॉक्स को हटाया है। उसकी बात की सच्चाई जानने के लिए वो उन सभी डिटेल्स को चेक कराने के लिए भेज देते हैं। साथ ही वो अपनी टीम को रचना के साथ जाकर उस बूढ़े भिखारी के बारे में पता लगाने के लिए कहते हैं। इधर पुलिस स्टेशन में रचना की दी हुई सभी डिटेल्स की वेरिफिकेशन का काम चल रहा होता है और दूसरी तरफ रचना और पुलिस की टीम उस बौने भिखारी की तलाश में निकल जाते हैं, लेकिन वो वहां नहीं मिलता। आखिरकार जब उन्हें वो मिलता है तो वो उसे पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले आते हैं। पुलिस स्टेशन में उसके साथ पूछताछ होती है और इसी बीच रचना की डायरी में लिखी हुई डिटेल्स की एक बहुत बड़ी सच्चाई सामने आती है। पता चलता है कि रचना की डायरी में लिखी हुई सभी नाम के लोगों की मौत हो चुकी है और इन सभी ने आत्महत्या की है। रचना से इस बारे में पूछा जाता है तो वो कहती है कि उसे इस बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन कोई भी इस बात पे विश्वास नहीं कर पाता कि कैसे रचना के पास उन सभी लोगों की डिटेल्स हैं जो मर चुके हैं। आखिरकार कैसे रचना ने उनकी मौत की तारीख भी अपनी डायरी में लिखी हुई है, पर रचना उन्हें ये बताती है कि ये वो तारीख है जिस दिन उन्होंने आरकेपुरम फ्लाईओवर से उन रोड ब्लॉक्स को हटाया था। साथ ही उस बौने भिखारी से उन्हें उन लोगों के नाम मिलते हैं जिन्होंने आज रोड ब्लॉक को हटाया है। तो एक पुलिस वाला आरटीओ ऑफिस जाके ये पता करता है कि क्या वाकई उन लोगों ने रोड ब्लॉक्स हटाए हैं, और दूसरी तरफ रचना और एक पुलिस की टीम उस आदमी के घर पहुंचते हैं जिसने आज उस रोड ब्लॉक को हटाया है। वहां पहुंचने पर उन लोगों की मुलाकात उस आदमी से होती है, लेकिन वो आदमी उन्हें वहां से चले जाने के लिए कहता है और उन्हें रात में परेशान ना करने के लिए भी कहता है। पुलिस की टीम वहां से चली तो जाती है, लेकिन एक पुलिस वाला वहीं रुक जाता है। उस आदमी के अंदर चले जाने के बाद हम देखते हैं कि कोई चीज इस आदमी का भी उसी तरह से पीछा कर रही है जैसे पिछली बार मारे गए आदमी का कर रही थी। अब रचना और पुलिस की टीम वहां से चली जाती है, लेकिन अचानक उन्हें फोन आता है और पता चलता है उस बौने भिखारी की खबर सही थी। इस आदमी ने सुबह ही उस रोड से उन रोड ब्लॉक्स को हटाया था। इसके बाद वो उस घर से निकलते हैं, लेकिन अचानक उस आदमी की लाश उनकी गाड़ी के ऊपर आ गिरती है, जिसे देखकर वो बहुत दंग रह जाते हैं। सुबह पुलिस की एक सीनियर अधिकारी किसी को फोन में ये समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि एक रात पहले हुई मौत से पुलिस का कोई लेना देना नहीं था। साथ ही वो अपने अधिकारियों से पूछते हैं कि किसके कहने पर उन्होंने ये कदम उठाया, ताकि अब तक ये बात साफ हो जाती है कि इसमें रचना का कोई हाथ नहीं है, और वो रचना को इस केस से दूर रहने के लिए कहते हैं और उसे घर भेज देते हैं। पुलिस ऑफिसर आके रचना को उसके घर छोड़ देते हैं। रचना घर आ तो जाती है, लेकिन बुरी तरह से टूट जाती है। अब हम एक पुलिस अधिकारी को उन लोगों से बात करता देखते हैं जिन लोगों ने उन 10 लोगों का पोस्टमार्टम किया है जो मारे गए थे। डॉक्टरों में से एक डॉक्टर बताते हैं कि उन सभी मौतों में एक चीज कॉमन थी, मरने वालों के आसपास या शरीर पर उन्हें यू का निशान मिला। पुलिस अपनी जांच में लगी होती है, लेकिन इधर रचना बेचैन हो जाती है। वो जानना चाहती है कि इन सभी मौत के कारण क्या है। उसी शाम ऑफिस से घर जाते समय रचना को कुछ लोग फिर से उस फ्लाईओवर पे रोड ब्लॉक्स हटाकर यू टर्न लेते दिखते हैं। रचना उन्हें बहुत समझाती है, लेकिन उसके समझाने के बावजूद वो वहां से यू टर्न लेकर चले जाते हैं। सब बात की जानकारी देने के लिए रचना पुलिस स्टेशन पहुंचती है तो पुलिस वाले उसे यह कहकर उसे भेज देते हैं कि उसे इन सब में नहीं पड़ना चाहिए। उसके बहुत समझाने के बाद भी वो उसकी एक नहीं सुनते, जिस पे वो नाराज होकर चली जाती है। लेकिन
पुलिस अफसर उसकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं और उन दोनों लड़कों को जेल में ले आते हैं। वो उन दोनों को कुछ भी होने से बचा सके, लेकिन हम अचानक देखते हैं कि वो अलग सा साया इन लोगों का पीछा करते हुए यहाँ तक आ गया है। पुलिस की टीम और रचना सीसीटीवी में देखते हैं कि ये दोनों दोस्त आपस में झगड़ने लगे हैं। सब लोग उन्हें रोकने के लिए भागते हैं, लेकिन वहाँ का दरवाज़ा जाम हो जाता है। बहुत मुश्किल के बाद जब उनका दरवाज़ा खुलता है तो अंदर जाते ही रोकने के लिए ताला खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सेल का ताला भी जाम हो जाता है और वो आपस में एक दूसरे को मारने लगते हैं। ताला तोड़ के जैसे ही पुलिस अंदर जाती है तो वो देखते हैं कि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को मार दिया है। दूसरा दोस्त बहुत घबराया हुआ है और खुद को बचाने की बात करता है। फिर एक पुलिस वाले से उसकी गन लेकर खुद को ही मार डालता है। अगले दिन रचना बहुत दुखी होती है और अपनी सारी बात अपने दोस्त आदित्य को बता देती है, जिस पर आदित्य उसकी मदद करता है और उसको वहां हुए रोड एक्सीडेंट की डिटेल्स देता है। डिटेल्स लेके रचना उसी आदमी से मिलने पहुंचती है जिसकी फैमिली की उसी रोड पर एक्सीडेंट से मौत हुई थी। वो आदमी रचना को बताता है कि कैसे उसकी बीवी और बेटी की उसी रोड पर एक कार एक्सीडेंट में मौत हुई थी और कैसे सबूतों की कमी के कारण जिस कार ड्राइवर ने उसकी बेटी और बीवी को मारा वो बचकर निकल गया। ये सब जानने के बाद रचना उन्हीं पुलिस ऑफिसर से मिलती है जिन्होंने रचना की मदद की थी और वो रचना को बताते हैं कि कैसे 2 लोगों की पुलिस स्टेशन में मौत के बाद उन्हें ड्यूटी से सस्पेंड कर दिया गया है और वो रचना को ये भी समझाते हैं कि उसे भी इस केस के पीछे नहीं भागना चाहिए। बातों से परेशान होकर रचना डिसाइड करती है कि वो अब खुद उन रोड ब्लॉक्स को हटाएगी और ये जानने की कोशिश करेगी कि आखिरकार वो क्या रीज़न है जिसके कारण जो भी लोग इन्हें बताते हैं वो मारे जाते हैं। और ऐसा करने के बाद हम उस अलग से साए को रचना के पीछे देखते हैं। उसी रात अचानक रात को सोते समय जब रचना की आँख खुलती है तो वो देखती है कोई तेज गाड़ी सामने से उसकी तरफ चलती आ रही है। जब वो होश संभालती है तो देखती है कि वो उसी फ्लाईओवर के बीचों बीच खड़ी होती है, जहां उस पल तो उसकी नींद खुल जाती है, लेकिन उसे अपने घर में झरना और माया दोनों दिखते हैं। माया उसकी जान लेने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि तुम वो ही हो जिसने रोड ब्लॉक हटाए और जिसके कारण उसकी मौत हुई और उसकी बेटी की भी। वो माया को समझाती है कि उनकी मौत का कारण वो नहीं है, लेकिन माया उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती, जिस पर वो ये कहती है कि अगर वो उसे छोड़ देगी तो वो उनके कातिल का पता जरूर लगाएगी। अगली सुबह रचना ये सब बात बताने उस पुलिस ऑफिसर के घर पहुंचती है, जहां वो उसे बताता है कि वो पहले से ही बारे में जांच कर रहा है और उसे पता चला है कि उस दिन फ्लाईओवर से रोड ब्लॉक्स हटाने वाला आदमी लाल जैकेट में था। उस आदमी की बाइक का नंबर नोट करते हैं और रचना उसकी सारी डिटेल्स माया को दे आती है। डिटेल दे देने के बाद रचना अपने आप को उस आदमी का गुनहगार समझने लगती है और फैसला लेती है कि वो उस आदमी को ऐसे ही आगाह कर देगी ताकि वो माया से बच सके। कॉल करने पर रचना को धक्का लगता है जब उसे पता लगता है कि वो और कोई नहीं के बल्कि आदित्य है, लेकिन आदित्य रचना को समझाता है कि उसने वो रोड ब्लॉक्स नहीं हटाए। सच्चाई जानने के बाद रचना आदित्य को माया के हाथों नहीं मरने दे सकती। उसे बचाने के लिए उसके घर की तरफ निकलती है और रास्ते में उसे उस पुलिस ऑफिसर का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि आदित्य वो शख्स नहीं है जिसने उन रोड ब्लॉक्स को हटाया था। जिस पर वो उन्हें बताती है कि उसे ये बात पता है और आदित्य उनका दोस्त है और उन्हें उसे बचाने जाना ही होगा। माया के पति को लेके आदित्य को बचाने जाते हैं और इस तरफ माया आदित्य को जान से मारने की कोशिश करती है। इतनी ही देर में वो लोग वहां पहुंच जाते हैं और आदित्य को बचाने की कोशिश करते हैं। जैसे तैसे करके वो आदित्य की जान तो बचा लेते हैं, लेकिन ये पता चलता है कि माया और उसकी बेटी की मौत के जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि उसका पति रितेश है। रितेश ही वो इंसान है जिसने उन रोड ब्लॉक्स को हटाया था और वहां से यू टर्न लिया था, जिसके बाद माया बहुत गुस्सा हो जाती है और रितेश को अपनी बेटी की खून का जिम्मेदार ठहराती है। रितेश ये सब जान के अपने आप को माफ नहीं कर पाता और उसी समय वहां की छत से छलांग लगा है, लेकिन वो गिरता नहीं
क्योंकि माया उसे बचा लेती है। माया अपने पति को ये कह के छोड़ देती है कि वो चाहती है कि वो जिंदगी भर इस बात का पश्चाताप करे कि वो अपनी बेटी और बीवी की मौत का जिम्मेदार है। और फिल्म की कहानी यहीं ख़त्म होती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।